नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। उत्तर प्रदेश सामान्य ज्ञान के मॉक टेस्ट श्रृंखला में आज ये चौथा मॉक टेस्ट है, जिसमें हम लोग 30 अति महत्वपूर्ण प्रश्न जो बिल्कुल नए पैटर्न पर हैं, नए ट्रेंड के अनुसार जो है प्रश्न तैयार किए गए हैं, उनको हल करने जा रहे हैं। और ये प्रश्न जो है आपकी आने वाली सभी परीक्षाओं के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण हैं। आगे बढ़ने से पहले अगर आप सहायक समीक्षा अधिकारी परीक्षा की तैयारी कर रहे हैं तो आप हमारे वीडियो लेक्चर प्रोग्राम से जुड़ सकते हैं, जिसमें आपको सभी सब्जेक्ट के सिलेबस के अनुसार, सभी टॉपिक के अनुसार जो है वीडियो लेक्चर्स प्रोवाइड किए जाएंगे, पीडीएफ में नोट्स प्रोवाइड किए जाएंगे, साथ में टेस्ट सीरीज प्रोवाइड की जाएगी, टेलीग्राम ग्रुप के माध्यम से डिस्कशन और सपोर्ट प्रोवाइड किया जाएगा। और ये कोर्स इस तरह से डिज़ाइन किया गया है कि आपको किसी भी बाहरी किताब को पढ़ने की आवश्यकता नहीं पड़ेगी। सभी महत्वपूर्ण चीज़ों को इसमें सम्मिलित किया गया है और एक कंप्लीट जो है प्रोग्राम बनाया गया है आपके आगामी परीक्षा के लिए। तो अगर आप इससे जुड़ना चाहते हैं या और कोई जानकारी चाहते हैं तो इस नंबर पर आप व्हाट्सएप करके पूछ सकते हैं। शुरू करते हैं। 91 नंबर क्वेश्चन है हमारा। केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से उत्तर प्रदेश के कौन से 2 जिले अपनी सीमाएं साझा करते हैं? तो इसके लिए आपको उत्तर प्रदेश के मैप को थोड़ा सा ध्यान में रखना होगा। दिल्ली से लगे हुए, दिल्ली से सीमावर्ती 2 जिले हमको बताने हैं उत्तर प्रदेश के, वो कौन से हैं? बहुत ध्यान से सोचिएगा, और ध्यान से सोचेंगे तो निश्चित रूप से आपको उत्तर तो मिलना ही है, क्योंकि बहुत आसान प्रश्न है ये। तो इसका सही उत्तर क्या होगा? गाज़ियाबाद और गौतम बुद्ध नगर, ये 2 ऐसे ज़िले हैं उत्तर प्रदेश के जिनकी सीमा जो है दिल्ली से लगी हुई है। तो इसकी व्याख्या देख लेते हैं। उत्तर प्रदेश की पश्चिमी सीमा केंद्र शासित प्रदेश दिल्ली से लगी हुई है। दिल्ली उत्तर प्रदेश की सीमा को स्पर्श करने वाला एकमात्र केंद्र शासित प्रदेश है, ये भी फैक्ट आपसे पूछा जा सकता है। इसकी सीमाएं प्रदेश के गाज़ियाबाद और गौतम बुद्ध से लगी हुई हैं। एक चीज़ और ध्यान रखिएगा, कभी कभी प्रश्न इस प्रकार से आते हैं कि उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती कितने राज्य हैं। तो अगर केवल राज्य पूछा है तो उसमें आप दिल्ली को शामिल नहीं करेंगे, दिल्ली क्योंकि एक केंद्र शासित प्रदेश है। अब ये आपके सामने मैप है, थोड़ा सा मैप से समझने का प्रयास करिए। दिल्ली आपके सामने यहाँ पर है, तो ये दिल्ली है। दिल्ली से सटा हुआ आपका गाज़ियाबाद है, गौतम बुद्ध नगर है। गौतम बुद्ध नगर का मुख्यालय नोएडा कहलाता है। तो केवल 2 ही ऐसे हैं जो दिल्ली से लगे हुए हैं उत्तर प्रदेश के ज़िले। अगला प्रश्न देखते हैं। उत्तर प्रदेश का सर्वाधिक लवणीय क्षारीय मृदा वाला जिला इनमें से कौन सा है? यानी सबसे ज़्यादा वहाँ पर लवणीय क्षारीय मृदा पाई जाती है, वो जिला कौन सा है? तो इसका सही उत्तर क्या होगा? इसका सही उत्तर होगा रायबरेली। रायबरेली एक ऐसा जिला है जहाँ पर जो है लवणता और क्षारीयता जो है सबसे अधिक है। और उस दूसरे कॉमन दृष्टिकोण से देखें तो लवणता क्षारीयता से प्रभावित प्रदेश के मुख्यतः रायबरेली, आजमगढ़, औरैया, एटा, फतेहपुर, हरदोई, कन्नौज, कानपुर, मैनपुरी, लखनऊ, उन्नाव आदि ज़िले हैं। लेकिन सबसे ज़्यादा लवणीय या क्षारीय मृदा जो है रायबरेली ज़िले में पाई जाती है। अगला प्रश्न। निम्नलिखित में से किस नदी के अधिग्रहण क्षेत्र में अवनालिका अपर्दन, जिसको हम गली इरोजन कहते हैं, ये सर्वाधिक होता है? अवनालिका अपर्दन या गली इरोजन एक खतरनाक फॉर्म होता है अपर्दन का, जिसके कारण जो है ज़मीन बंजर हो जाती है। तो इससे उत्तर प्रदेश का इटावा जिला सबसे ज़्यादा प्रभावित है। तो ये बताना है कि किस नदी के कारण जो है ऐसा होता है। तो यहाँ पर चारों ऑप्शंस को देखिए, रामगंगा, बेतवा, यमुना और चंबल। इनमें से सही उत्तर क्या है? इसमें से सही उत्तर है चंबल। चंबल नदी के जो अधिग्रहण क्षेत्र है इटावा में विस्तृत है, और उसी कारण जो है वहाँ पर अवनालिका अपर्दन सर्वाधिक होता है। इसीलिए इटावा का बहुत सारा भाग जो है अपर्दन से प्रभावित है और वहाँ की जो है मृदा कृषि योग्य नहीं रह गई है। अगला प्रश्न। प्रदेश की किस नदी को सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है? सरयू नदी के कई सारे और भी नाम हैं, तो किस नदी को सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है ये आपको बताना है। घाघरा, राप्ती, चंबल, केन में से आपको चारों ऑप्शंस में से चुनना है। तो इसमें से घाघरा नदी एक ऐसी नदी है जिसका जो है दूसरा नाम या पर्यायवाची एक तरह से कह लीजिए सरयू नदी भी है। तो प्रदेश में बहने वाली घाघरा नदी को सरयू नदी के नाम से भी जाना जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे। उत्तर प्रदेश की कुछ झीलें दी हुई हैं और उनकी स्थिति दी हुई है कि किस ज़िले में स्थित हैं।
इसमें से आपको करना क्या है, असुमेलित युग्म की पहचान करिए। जो मैच नहीं कर रहा है वो आपको युग्म इसमें से बताना है। तो यहाँ पर देखते हैं, चित्तौरा झील बहराइच में है, निश्चित रूप से निसंदेह, इसमें कोई भी जो है डाउट नहीं है। सेखा झील अलीगढ़ में है, इसमें भी कोई डाउट नहीं है। दरवन झील अयोध्या में है, ये भी बिल्कुल ठीक है। राधा कुंड झील जो है ये कानपुर में नहीं है। राधा कुंड झील कहाँ पर है, मथुरा में है, ना कि कानपुर में। और कानपुर में एक और झील का नाम याद रख लीजिए, जो है कभी पूछा जा सकता है आपसे, बल्हापारा झील, ये कानपुर में स्थित है। अगला प्रश्न, नवाबगंज पश्चिमी बिहार कहाँ पर स्थित है। नवाबगंज पश्चिमी बिहार का नाम भी बदला जा चुका है, अभी उसके बारे में हम लोग बात करेंगे। तो सबसे पहले आपको ये बताना है कि नवाबगंज पश्चिमी बिहार जो उत्तर प्रदेश का एक पक्षी अभ्यारण्य है, पक्षी विहार है, वो किस जिले में स्थित है। संत कबीर नगर, आगरा, उन्नाव या मैनपुरी में से आपको सही उत्तर देना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, इसका सही उत्तर है उन्नाव, सी ऑप्शन हमारा यहाँ पर करेक्ट होगा। नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य जिसका नाम बदलकर अब शहीद चंद्रशेखर आज़ाद पक्षी अभ्यारण्य कर दिया गया है, उत्तर प्रदेश के कानपुर लखनऊ राजमार्ग पर उन्नाव जिले में स्थित एक पक्षी अभ्यारण्य है। और इसको नवाबगंज पक्षी अभ्यारण्य इसलिए कहते थे कि उन्नाव का जो नवाबगंज क्षेत्र है वो वहीं पर ये स्थित है। इसमें भारत झील और आसपास के वातावरण से ये युक्त है। यहाँ पर मतलब काफ़ी मात्रा में आर्द्र भूमि भी पाई जाती है और यह उत्तरी भारत की कई आर्द्र भूमियों में से एक है। अगला प्रश्न, हिंडन नदी का नाम जरूर आपने सुना होगा, उत्तर प्रदेश में भी बहती है। तो हिंडन किसकी सहायक नदी है, ये आपको बतानी है। चारों ऑप्शंस में से ध्यान से देखिए, यमुना नदी की, गंगा नदी की, गोमती की या बेतवा की, इनमें से किस नदी की सहायक नदी है हिंडन, ये आपको इस प्रश्न के उत्तर में बताना है। तो सही उत्तर क्या हो जाएगा, यमुना नदी की सहायक नदी का नाम जो है हिंडन नदी है। हिंडन नदी के बारे में थोड़ा सा और जान लेते हैं। हिंडन नदी उत्तर भारत में यमुना नदी की एक सहायक नदी है। इसका पुराना नाम हर नदी या हर नंदी है। तो कालांतर में जो है इसी से जो है ये हिंडन नदी नाम पड़ा होगा। इसका उद्गम जो है सहारनपुर जिले में निचले हिमालयी क्षेत्र के ऊपरी शिवालिक पर्वतमाला में स्थित शाकंभरी देवी पहाड़ियों में से होता है। इसको भी ध्यान रखिएगा, कभी कभी उद्गम में भी प्रश्न आते हैं नदियों संबंधित। ये पूरी तरह से वर्षा पर आधारित नदी है क्योंकि इसमें कोई बड़ा जल स्रोत जो है नहीं आकर मिलता है और इसका बेसिन जो है, इसका जो कवरेज एरिया है वो 7083 स्क्वायर किलोमीटर है। ये गंगा और यमुना नदियों के बीचों बीच से बहती हुई लगभग 400 किलोमीटर की लंबाई में मुजफ्फरनगर, मेरठ, बागपत, गाजियाबाद, नोएडा, ग्रेटर नोएडा आदि से गुजरते हुए दिल्ली के कुछ दूरी पर जाकर यमुना नदी में मिल जाती, इसीलिए हम इसको जानते हैं कि ये यमुना की एक सहायक नदी है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश के एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान दुधवा राष्ट्रीय उद्यान या दुधवा नेशनल पार्क को वन्य जीव विहार से राष्ट्रीय उद्यान का दर्जा कब मिला था। यानी दुधवा जो है इसको वाइल्ड लाइफ सेंचुरी से, वन्य जीव विहार से नेशनल पार्क का दर्जा कब मिला था और ये उत्तर प्रदेश का एकमात्र नेशनल पार्क है। ईयर बताना है आपको कि ये नेशनल पार्क कब बना था, कब घोषित किया गया था। तो दुधवा नेशनल पार्क जो है 1977 में नेशनल पार्क बना था और ये लखीमपुर ज़िले में स्थित है, लखीमपुर खीरी में, और 1968 में इसकी स्थापना हुई थी, ये भी याद रखिएगा। लेकिन इसको नेशनल पार्क का जो है दर्जा 1977 में मिला था। अगला प्रश्न देखेंगे, पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य पीलीभीत के अलावा अन्य किस जिले में विस्तारित है। क्योंकि नाम से ही स्पष्ट है पीलीभीत बाघ अभ्यारण्य है, तो पीलीभीत टाइगर रिजर्व है, तो पीलीभीत जिले में तो है ही है, लेकिन इसकी सीमाएं जो है और भी जिलों में विस्तारित हैं। तो ये आपको बताना है कि किस ज़िले में इसकी सीमा और जो है विस्तारित है। तो इसका सही उत्तर हो जाएगा शाहजहांपुर। पीलीभीत टाइगर रिजर्व जो है शाहजहांपुर ज़िले में भी विस्तृत है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में तांबा संसाधन जिला कहाँ है। यानी तांबा का निष्कर्षण, तांबा कहाँ पाया जाता है, किस ज़िले में पाया जाता है। तांबा खनिज उत्तर प्रदेश के किस ज़िले से निष्कासन किया जाता है उसका ये आपको बताना है। चारों ऑप्शंस को देखिए,
वाराणसी, बांदा, ललितपुर और झांसी। इनमें से सही उत्तर क्या है? सही उत्तर है हमारा ललितपुर। ललितपुर से तांबा का उत्खनन या खनन किया जाता है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश में सामान्यतः मक्का की बुआई कब की जाती है? मक्का का सीजन उत्तर प्रदेश में कब है, यानी इसकी बुआई कब होती है, कब की जाती है, ये आपको बताना है। तो सही उत्तर इसका क्या हो जाएगा? मक्का उत्तर प्रदेश में मई जून में बोया जाता है। बरसात से ठीक पहले जो है इसको, बरसात आते आते जो है इसको बो दिया जाता है और अगस्त सितंबर में इसको काटा जाता है। प्रदेश के प्रमुख मक्का उत्पादक जिले कौन कौन से हैं? बहराइच, मैनपुरी, कासगंज, बुलंदशहर, हरदोई, कन्नौज, फर्रुखाबाद, जौनपुर, एटा, गोंडा और कानपुर नगर, ये उत्तर प्रदेश के प्रमुख मक्का उत्पादक जिले हैं। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का कौन सा जिला संतरे के उत्पादन के लिए फेमस है? संतरा जो है उत्तर प्रदेश में नॉर्मली नहीं होता है, लेकिन कुछ क्षेत्रों में होता भी है, और कहाँ पर होता है ये आपको जानकारी होनी चाहिए। तो इसमें से प्रतापगढ़, रामपुर, सहारनपुर और फर्रुखाबाद में से कौन सा ऐसा जिला है जहाँ पर संतरे का उत्पादन होता है, उसके लिए वो फेमस है? तो सहारनपुर ऐसा जिला है जहाँ पर संतरे का उत्पादन उत्तर प्रदेश में किया जाता है। उत्तर प्रदेश में संतरे की नागपुरी, एम्पदर तथा लड्डू किस्मों का उत्पादन किया जाता है। ये किस्में भी याद रखिएगा, कभी आपसे पूछी जा सकती हैं। अगला प्रश्न, आम के लिए प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र कहाँ पर अवस्थित है? आम का मतलब फसल वाला आम की बात हो रही है, फल वाले आम की बात हो रही है। तो आम के लिए प्रशिक्षण एवं प्रयोग केंद्र कहाँ पर स्थित है? लखनऊ में। और लखनऊ का जो मलिहाबाद क्षेत्र पड़ता है वहाँ पर जो है विशेषकर दशहरी आम के लिए वो फेमस है। अगला प्रश्न, नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत 10 लाख या अधिक आबादी वाले प्रदेश के नगरों में पहला स्थान किसका है? ये चारों जिले दिए हैं, ये नगर निगम क्षेत्र वाले ज़िले हैं, और 10 लाख या 10 लाख से ज़्यादा आबादी वाले नगर में पहला स्थान किसका है, ये आपको बताना है। तो इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा? डी ऑप्शन हमारा करेक्ट होगा, लखनऊ। नगर निगम क्षेत्र के अंतर्गत 10 लाख या 10 लाख से अधिक आबादी वाले प्रदेश के नगरों में लखनऊ प्रथम स्थान पर है, ये आबादी के मामले में है। अगला प्रश्न, कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान बहुत फेमस संस्थान है, क्योंकि ये सेंट्रल इंस्टीट्यूट है, यूपी में स्थित है। कहाँ पर स्थित है यही आपको बताना है, प्रश्न में यही पूछा गया है। आगरा, लखनऊ, प्रयागराज और कानपुर में से कन्हैयालाल मणिकलाल केंद्रीय हिंदी संस्थान कहाँ पर स्थित है? तो ये स्थित कहाँ पर है? ये आगरा में स्थित है। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार सर्वाधिक व न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले क्रमशः कौन कौन से हैं? सर्वाधिक व न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिले आपसे पूछे जा रहे हैं, कौन कौन से हैं ये आपको बताना है। तो सर्वाधिक जो है साक्षरता कहाँ पर है उत्तर प्रदेश में? गौतम बुद्ध नगर में है। और सबसे कम कहाँ पर है? श्रावस्ती में है। तो सी जो हमारा ऑप्शन है ये बिल्कुल सही है। थोड़ा सा और फैक्ट जान लेते हैं इसके बारे में। जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार उत्तर प्रदेश के सर्वाधिक साक्षरता वाले जिले क्रमशः घटते क्रम में हैं। तो टॉप पे हमारा गौतम बुद्ध नगर हो गया, दूसरे नंबर पे कानपुर नगर हो गया, तीसरे नंबर पे औरैया, चौथे नंबर पे इटावा और पाँचवें नंबर पे गाज़ियाबाद, छठे नंबर पर राजधानी लखनऊ आती है। लेकिन आपको इतना लंबा याद रखने की ज़रूरत नहीं है, पहले एक या दो याद रख लीजिए, इतना पर्याप्त है। इसके बाद न्यूनतम साक्षरता दर वाले जिलों की बात करते हैं तो सबसे कम साक्षरता कहाँ पर है? श्रावस्ती में है, उससे थोड़ा सा ज़्यादा होगी बहराइच में, फिर तीसरे नंबर पे बलरामपुर, चौथे नंबर पे बदायूं और रामपुर पाँचवें स्थान पर है। अगला प्रश्न, जनगणना 2011 के अंतिम आंकड़ों के अनुसार प्रदेश के किस जिले का लिंगानुपात राष्ट्रीय औसत के समान है? बहुत अच्छा प्रश्न है। राष्ट्रीय औसत कितना है लिंगानुपात का? 943 है। अब आपको बताना है कि इनमें से कौन से जिले का लिंगानुपात 943 है। आपको मैंने हिंट भी दे दिया है। तो 943 यानी राष्ट्रीय औसत के बराबर लिंगानुपात किस जिले का है? रायबरेली का। डी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। प्रदेश का जो है औसत लिंगानुपात कितना है? 912। इसको बहुत अच्छे से ध्यान रखिएगा।
और भारत का जो है लिंगानुपात औसत यानी देश का लिंगानुपात 943 है। तो प्रदेश में दो ऐसे ज़िले हैं, एक महाराजगंज है, एक रायबरेली है, जहां पर लिंगानुपात 943 है, जो कि राष्ट्रीय औसत के समान है। बाकी प्रश्न में जो ज़िले दिए थे उनकी बात कर लेते हैं। गौतम बुद्ध नगर में जो सर्वाधिक साक्षर है, लेकिन वहाँ का लिंगानुपात आप देख लीजिए कितना कम है, 851 है। कानपुर नगर 862 है और मथुरा 863 है। अगला प्रश्न, उत्तर प्रदेश का कौन सा एक लोक नृत्य नहीं है? तो ये 4 लोक नृत्य दिए हुए हैं, चरकुला, दादरा, घूमर और कर्मा। इनमें से कौन सा एक ऐसा लोक नृत्य है जो उत्तर प्रदेश से राज्य से संबंधित नहीं है? आसान प्रश्न है, थोड़ा सा ध्यान से पढ़िए सारे ऑप्शंस को। तो कौन सा लोक नृत्य उत्तर प्रदेश का नहीं है? घूमर, सी ऑप्शन यहाँ पर करेक्ट है। घूमर कहाँ का लोक नृत्य है? निश्चित रूप से आपने देखा होगा, जानते भी हैं, राजस्थान का एक प्रसिद्ध लोक नृत्य है घूमर। अगला प्रश्न, असुमेलित युग्म की पहचान करनी है। कुछ जो है रिसर्च सेंटर्स दिए हुए हैं और उनके सामने उनकी अवस्थिति वाले ज़िले दिए हैं कि वहाँ पर कौन कौन से ज़िले में वो स्थित हैं। तो कौन सा गलत है ये आपको बताना है इनमें से। आलू अनुसंधान संस्थान कहाँ पर है? मेरठ में, बिल्कुल ठीक है, कोई कमी नहीं है। भारतीय वनस्पति शोध संस्थान, जिसको हम क्या कहते हैं? NBRI कहते हैं, नेशनल बॉटनिकल रिसर्च इंस्टीट्यूट, लखनऊ में है, इसमें भी कोई गलती नहीं है। घास एवं चारा अनुसंधान संस्थान, ये झांसी में है, इसमें भी कोई गलती नहीं। तो उत्तर हमको मिल गया। उत्तर क्या है हमारा? भारतीय पशु चिकित्सा अनुसंधान संस्थान। ये कहाँ क्या दिया हुआ है? कानपुर नगर, लेकिन ये कानपुर नगर में नहीं स्थित है। ये कहाँ पर है? ये बरेली में स्थित है। बाकी युग्म तो सही थे ही। अगला प्रश्न, पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय प्रदेश में कहाँ पर स्थित है? पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय प्रदेश में कहाँ पर है, ये आपको बताना है। अच्छा प्रश्न है और पहले कई बार पूछा भी गया है विभिन्न एग्जाम्स में। तो पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय कहाँ पर है? गोरखपुर में स्थित है। सी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। इसी के साथ ये भी जान लीजिए कि उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय प्रयागराज में है, क्योंकि आप लोग को गोरखपुर और प्रयागराज में जो है कन्फ्यूजन होता है। तो उत्तर मध्य रेलवे का मुख्यालय पूछेगा तो प्रयागराज, और पूर्वोत्तर रेलवे का मुख्यालय पूछा जाएगा तो गोरखपुर सही होगा। अगला प्रश्न, सूची 1 और सूची 2 को सुमेलित करना है। इधर जो है प्रोडक्ट दिए हुए हैं, जैसे चिकनकारी, चमड़े के सामान के लिए प्रसिद्ध, यानी एक तरह से विशिष्ट उत्पाद जो हैं जिलों के या जिनके कारण वो जाने जाते हैं, वो सूची 1 में दिए हैं। किस जिले के हैं, ये सूची 2 में दिए हुए हैं। तो इनका हमको मिलान करना है। तो चलिए शुरुआत करते हैं। चिकनकारी के लिए मशहूर है लखनऊ, तो A का 4 हो गया। इसके बाद बात करते हैं चमड़े का सामान यानी लेदर इंडस्ट्री मुख्य रूप से कहाँ पर स्थित है? कानपुर में। वैसे आगरा में भी है, लेकिन कानपुर उसके लिए जो है सर्वाधिक फेमस है। धातु पात्र या जो है मेटल के बर्तन जो है कहाँ बनाए जाते हैं? तो इसका सही उत्तर हो जाएगा मुरादाबाद। मुरादाबाद को हम लोग जो है पीतल नगरी के नाम से भी जानते हैं, विशेषकर यहाँ पर पीतल के सामान और बर्तन बनते हैं। और पर्यटन के लिए, क्योंकि ताजमहल स्थित है, बाकी भी जो है मुगल कालीन बहुत सारे स्मारक हैं, तो आगरा फेमस है। तो सही उत्तर हमारा हो जाएगा बी ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। फिर से देख लीजिए, चिकनकारी लखनऊ, चमड़े का सामान कानपुर, धातु पात्र मुरादाबाद और पर्यटन आगरा। अगला प्रश्न, बाबा सोमनाथ जी का मंदिर कौन सा सुमेलित नहीं है, ये हमको बताना है। प्रश्न मैं फिर से स्पष्ट कर दूं, जो सही सुमेलित नहीं है वो आपको बताना है। बाबा सोमनाथ जी का मंदिर क्या देवरिया में है? बिल्कुल सही है। फांसी इमली शहीद स्थल ये कहाँ पर है? प्रयागराज में है, इसमें भी कोई गलती नहीं है। शाकंभरी देवी मंदिर बहुत मशहूर है, सहारनपुर में स्थित है। मकरबई मंदिर ये झांसी में नहीं स्थित है। ये कहाँ पर स्थित है? ये महोबा में स्थित है, झांसी में ये स्थित नहीं है। इसको ध्यान रखिएगा। आजकल जो प्रश्न पूछे जा रहे हैं एग्जाम में, विशेषकर यूपीपीएससी में, वो इसी तरह के यूनिक क्वेश्चन पूछे जा रहे हैं। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम केंद्रीय विश्वविद्यालय घोषित किया गया, इनमें से
ये सभी उत्तर प्रदेश के विश्वविद्यालय हैं, नाम से ही आप पढ़ रहे हैं, जिले भी दिए हुए हैं। इनमें से सबसे पहले केंद्रीय विश्वविद्यालय का दर्जा किसको मिला था, कौन घोषित किया गया था, ये बताना है। तो इसका सही उत्तर है BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी या बनारस हिंदू विश्वविद्यालय को सबसे पहले जो है केंद्रीय विश्वविद्यालय सेंट्रल यूनिवर्सिटी जो है घोषित किया गया था। आगे बढ़ते हैं, अगला प्रश्न, निम्नलिखित में से कौन सा केंद्रीय विश्वविद्यालय सबसे पुराना है। अब प्रश्न बदल गया है, यहाँ पर बात हो रही है कि स्थापना सबसे पहले किसकी हुई थी, यानी सबसे पुराना केंद्रीय विश्वविद्यालय इसमें से कौन सा है। तो चारों ही केंद्रीय हैं, तो केंद्रीय का यहाँ पर कोई मतलब नहीं रह गया है ज़्यादा। आपको बताना है इनमें सबसे पुराना विश्वविद्यालय कौन सा है। तो सबसे पुराना विश्वविद्यालय जो है इनमें से है इलाहाबाद विश्वविद्यालय। इलाहाबाद विश्वविद्यालय की स्थापना 1887 में हुई थी। बनारस हिंदू विश्वविद्यालय की 1916 में हुई थी। अलीगढ़ मुस्लिम विश्वविद्यालय की 1920 में हुई थी। बाबा साहेब भीमराव अम्बेडकर विश्वविद्यालय जो लखनऊ में है, इसकी स्थापना 1996 में हुई थी। तो ये क्रम भी याद रखिएगा, कभी आपसे कालक्रम लगाने को भी पूछ सकता है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। मोतीलाल नेहरू बाल संग्रहालय लखनऊ में स्थित है। कभी आप जो है लखनऊ में चारबाग स्टेशन से उतरेंगे, उसके ठीक अपोजिट जो है सड़क के उस पार जो है मोतीलाल बाल नेहरू संग्रहालय आपको दिख जाएगा। तो ध्यान रखिएगा, लखनऊ में ये स्थित है। अगला प्रश्न, भारत कला भवन संग्रहालय कहाँ पर स्थित है। अच्छा क्वेश्चन है, कई बार पूछा भी जा चुका है, निश्चित रूप से आपको पता भी होना चाहिए। तो उसका सही उत्तर क्या है, भारत कला भवन संग्रहालय वाराणसी में स्थित है। अगला प्रश्न, गलत कथन की हमको पहचान करनी है इसमें से। बेगम समरू ने एक अति प्रसिद्ध चर्च का निर्माण सरधना में कराया था। सरधना कहाँ पर है, मेरठ में है, और ये बिल्कुल सही फैक्ट है। तो ए ऑप्शन में कोई गलती नहीं है। सारस उत्तर प्रदेश का राजकीय पक्षी है, बिल्कुल सही है, इसमें भी कोई गलती नहीं है। उत्तर प्रदेश में एक बब्बर शेर सफारी इटावा में स्थित है, जिसको हम लोग लायन सफारी के नाम से जानते हैं। तो इसमें भी कोई गलती नहीं, यानी डी में ही कोई गलती है। प्रसिद्ध तीर्थ नैमिषारण्य उत्तर प्रदेश के लखीमपुर जिले में स्थित है, यहीं पर गलती है, क्योंकि ये लखीमपुर जिले में ना स्थित होकर कहाँ पर स्थित है, सीतापुर में मिश्रिख में स्थित है। तो ये फेमस भी क्यों है, 88,000 ऋषियों की तपस्थली इसको कहा जाता है, और ये प्रसिद्ध नैमिषारण तीर्थ सीतापुर जिले में स्थित है। अगला प्रश्न, दादरी, चुनार, चुर्क तथा डाला सभी में कारखाने हैं जो उत्पादित करते हैं। तो ये क्या उत्पादन करते हैं, जो कारखाने दादरी, चुनार, चुर्क और डाला में स्थित हैं, इन सभी में उत्पादन होता है सीमेंट का। ए ऑप्शन हमारा बिल्कुल करेक्ट है। ये भी पूछा जा सकता है कहाँ स्थित हैं, तो सोनभद्र में दादरी, चुनार, चुर्क और डाला ये सभी सीमेंट के कारखाने स्थित हैं। अगला प्रश्न, प्रदेश में स्थानीय स्वायत्त शासन यानी लोकल सेल्फ गवर्नेंस का ढांचा किस प्रकार का है, एक स्तरीय, द्विस्तरीय, त्रिस्तरीय या चतुर्स्तरीय। तो निश्चित रूप से जो पंचायती राज की संकल्पना देश भर में है उसी का ये भी अनुसरण करता है, और अधिकांश पंचायती राज व्यवस्था जिस प्रकार की देश में उसी के अनुरूप जो है त्रिस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था या स्थानीय स्वायत्त शासन का ढांचा उत्तर प्रदेश में भी मौजूद है। त्रिस्तरीय स्थानीय शासन व्यवस्था के अंतर्गत 3 स्तर होते हैं, ग्राम पंचायत स्तर जो सबसे निचला स्तर होता है, उसके ऊपर ब्लॉक स्तर होता है, उस पर पंचायत समिति का गठन होता है, और जिला स्तर पर जिला परिषद का गठन किया जाता है। अगला प्रश्न, गुप्त काल में उत्तर प्रदेश के कौन से नगर व्यवसाय, शिक्षा व कला के प्रमुख केंद्र थे। तो ये चारों नगर दिए हुए हैं, 3 नगर दिए हुए हैं, चौथा तो उपरोक्त सभी है। मथुरा, कौशाम्बी, प्रयागराज, इसमें से गुप्त काल में उत्तर प्रदेश का कौन नगर व्यवसाय, शिक्षा व कला का प्रमुख केंद्र था। तो ये सभी जो है गुप्त काल में व्यवसाय, शिक्षा व कला के प्रमुख केंद्र के रूप में विख्यात थे। तो दोस्तों आज की श्रृंखला में हमने 30 प्रश्नों को हल किया।
इन प्रश्नों को रिपीट जरूर करिए। अगर आप पहली बार इस सीरीज को देख रहे हैं तो इससे पहले के जो प्रश्न हैं, क्योंकि एक कंटिन्यूएशन में चल रहे हैं, तो उनको जरूर देखिए और इस सीरीज को मिस मत करिए, जिससे कि आपका यूपी का जितना भी जीके है सब यहीं से आपको एग्ज़ाम में मिल जाए। तो मिलते हैं अगले वीडियो में। नमस्कार, धन्यवाद।